नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सिंहासन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उसके पहले ही राज्य का सियासी तापमान अचानक से बढ़ गया है। इसकी वजह क्या है? वजह है असदुद्दीन ओवैसी का वो दाव जिसने पूरे इंडिया गठबंधन की नींद को उड़ा दिया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के वोट बैंक में बड़ा डेंट लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। बीते 1.5 महीने में ओवैसी ने किसी और इलाके में नहीं बल्कि सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां कर दी है। दरअसल बीजेपी को शिकस्त देने के नाम पर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ओवैसी के इस प्रस्ताव को एक ही झटके में खारिज कर दिया। अब आपको सुनवाती हूं एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने आखिरकार क्या कहा है, उसके बाद आगे का हिस्सा। मुसलमान ये तय कर चुका है कि जिन लोगों पर हमने इतने सालों तक विश्वास किया, बदले में हमें धोखा मिला, अब हम किसी के राजनीतिक गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। कोई हमारे वोट बैंक पे सियासी डकैती नहीं डाल पाएगा और जो हमारे हिस्सेदारी की बात करेगा वही हमारे वोट का हकदार होगा। और बैरिस्टर ओवैसी साहब जिस गठबंधन में नहीं होंगे वो ठगबंधन होगा और उसको वोट उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं देगा, क्योंकि शैक्षिक आधार पर, आर्थिक आधार पर किसी भी क्षेत्र में मुसलमानों को इनकी सरकारों में उन्नति नहीं मिली। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में एआईएमआईएम की स्थिति क्या है, अब जरा वो भी जान लीजिए। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में आपको सबसे पहले समझा देती हूं। उसके मुताबिक आप 2027 का गणित बैठा सकते हैं। तो 95 सीटों पर एआईएमआईएम का दाव लगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2022 में। हालांकि वो बात अलग रही कि एआईएमआईएम खाता नहीं खोल पाई, एक भी सीट उसे नहीं जीतने को मिली। 94 सीटों पर उसकी जमानत भी जब्त हो गई। 95 सीटों पर वो खड़े थे, 94 में जमानत जब्त हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम को 4,50,929 वोट मिले। 95 सीटों पर ये वोट मिले थे। अब इससे आप ये गणित बैठा सकते हैं कि भले ही उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन ओवैसी को चाहने वाले उत्तर प्रदेश में भी बसते हैं। 2022 चुनाव में एआईएमआईएम वोट कटवा इस तरीके से साबित हो गई क्योंकि उसने अच्छे खासे वोट बैंक पर सेंध लगा दी थी। खुद शून्य पर वो सिमट गए, लेकिन उन्होंने सीटों का गणित पूरे तरीके से, समीकरण पूरे तरीके से बदल दिया। 7 सीटों पर कम मार्जिन से बीजेपी को जीत हासिल हो गई। एआईएमआईएम प्रत्याशियों ने सपा के वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगा दी। जो वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाने थे वो एआईएमआईएम के वोट बैंक बन गए। कई सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की जीत का अंतर मामूली रहा, जिसकी वजह रही एआईएमआईएम का वहां पर चुनाव लड़ना। अब जब गठबंधन का दरवाजा बंद हो चुका है तो ओवैसी ने एकला चलो की राह पकड़ ली है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की ये सक्रियता, अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला फॉर्मूला है और कांग्रेस के मुस्लिम दलित समीकरण है, सीधे खतरे की घंटी है उनके लिए। अब आपको बता दूं कि पिछले 1.5 महीने में कहां पर ओवैसी साहब ने रैलियां की हैं वो जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही उन्होंने हुंकार भरी है, जिसमें बहराइच एक बड़ी जनसभा उनकी तरफ से की गई। सहारनपुर में भी ये जनसभा हुई। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का मजबूत इलाका है। मुरादाबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर बड़ी जनसभा एआईएमआईएम की हुई। मटेरा में भी चुनावी दांव तेज किया गया। एआईएमआईएम ने जनसंपर्क अभियान भी अपना तेज कर दिया। ये तमाम वो इलाके हैं जहां समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में होती है। गठबंधन ठुकराए जाने के बाद ओवैसी ने सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सिर्फ 1.5 महीने के भीतर ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद में 4 विशाल जनसभाएं कर दी। और ये वही इलाके हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का पारंपरिक मुस्लिम गढ़ माना जाता है, जहां समाजवादी पार्टी के कई मौजूदा मुस्लिम विधायक भी हैं। ओवैसी की रैलियों में जुट रही भीड़ ने समाजवादी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, जरा वो सुनिए। मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं।
मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? अब आप जरा समझ लीजिए कि एआईएमआईएम का जो वोट बैंक है वही वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी का है, और अगर दोनों अलग लड़ेंगे तो ये वोट सिर्फ और सिर्फ बटेंगे। इससे इन पार्टियों को नुकसान होगा, लेकिन एक पार्टी को अच्छा खासा फायदा होगा। समाजवादी पार्टी को डर है कि ओवैसी अगर अकेले मैदान में उतरते हैं तो मुस्लिम वोटों का बिखराव होना तय है, और यही वजह है कि अब बैक चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम के प्रभावशाली और कद्दावर स्थानीय मुस्लिम नेताओं को अपने पाले में लाने में जी तोड़ जुट गई है। अरे आप पार्टी से हाथ भी तो मिला सकते हैं। वजह क्या? ओवैसी की रैलियों से जो माहौल बना है उसे बेअसर किया जा सके। एक तरफ ओवैसी का दावा है बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है, जो आपने उनके एक भाषण के अंश में सुना। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का रुख एआईएमआईएम के साथ गठबंधन से दूरी बनाने का है। अब यह देखना होगा कि चुनाव नजदीक आने पर यह दूरी कायम रहती है या फिर यूपी की सियासत में कोई नया गठबंधन समीकरण देखने को मिलता है। अब दो लड़कों की जोड़ी बदलेगी, एक और पार्टी को अपने साथ इस मुहिम में जोड़ेगी, या फिर यह बिखराव होगा, ये आने वाला कुछ महीनों का वक्त बता देगा। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े अमित तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी से, एडवोकेट के शर्मा, नेता कांग्रेस से, सैयद जवाद, प्रवक्ता एआईएमआईएम से, सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सर्वेश पाठक जी, सबसे पहले विश्लेषण आप ही कर दीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथ उतर रही है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, लेकिन अगर एआईएमआईएम को साथ लेकर के नहीं चले तो 2022 वाला जो सलूक है वही होने वाला है या फिर और बदतर होने वाला है? मीनाक्षी जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए मीनाक्षी जी, यूपी में चाहे कुछ भी हो, दो भैया की जोड़ी आ जाए, दो लड़कों की जोड़ी आ जाए, बुआ भतीजा आ जाए साथ में, चुनाव का परिणाम एक ही होना है। वो है कि महाराज जी के नेतृत्व में जो यूपी की सरकार चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कहीं भी कुछ नहीं है। सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई दौर नहीं है। इससे ज्यादा सीटें, 250 से ज्यादा सीटें बीजेपी ला सकती है, 2-4 10-20 सीटें कम हो सकती है, लेकिन सरकार तो यही रहने वाली है। एआईएमआईएम का क्या है कि अगर ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे तो एआईएमआईएम का पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी कि उसका ग्राफ ऊपर उठेगा। अभी एआईएमआईएम के साथ क्या होता है कि जो मुस्लिम वोट है, हिंदू वोट तो जा नहीं पाता उस लेवल पे, जो मुस्लिम वोट है वो यूनाइट नहीं हो पाता है, क्योंकि मुसलमानों ने एक चीज ये वो कर रखा है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वो पहले देखते हैं कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम है, वो उसी पार्टी को एक मुश्त वोट देते हैं। थोड़े बहुत जो एआईएमआईएम वोट काट सकता है वो मुस्लिम वोट अपनी ओर काटता है। तो यहाँ पे अगर एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तब जाके सभी का विन विन सिचुएशन होगा। अगर एआईएमआईएम का मुझे दूर दूर तक कोई चांस नहीं लगता कि गठबंधन होगा, क्योंकि हमने देखा 2024 का बहुत बड़ा चुनाव था, उसमें तो नहीं हुआ। उसके बाद बाकी के राज्य, बिहार में देख लीजिए। हाँ, बिहार में स्थिति थोड़ी अलग बन गई थी जिस वजह से गठबंधन वहां पर टूट जाता है। लेकिन जरा ये बताइएगा सैयद जवाद कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एआईएमआईएम से क्या दिक्कत है? अगर आप मिलेंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मजबूत होगी, और अगर आप अलग रहेंगे तो दोनों पार्टी कमजोर पड़ जाएगी। ये बहुत ठीक है सैयद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं इसे ठीक करवाती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। के शर्मा जी, क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एआईएमआईएम को साथ लेने से? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि हम चाहेंगे भी तो भी ओवैसी जी नहीं आएंगे। ओवैसी जी एक ऐसे, देखिए गांव में हम जिसको नहीं बुलाना चाहते थे उसको निमंत्रण भेजते हैं, तो
बुलाने की इच्छा होता है तो खुद ही जाते हैं, नहीं बुलाने की इच्छा होता है तो किसी स्टाफ को भेज देते हैं। तो ये नियम है। उसी तरह ये आना नहीं चाहिए। ये बेसिकली बीजेपी की जो बी टीम है ना, वो चाहती है कि हम अकेला ही लड़े सकते, क्योंकि इनकी जो फंडिंग है जो वो है भाजपा करती है, और इनको साफ ये दिया है। आपने देखा होगा यदि इतना खुलेआम खुले मन से यदि इतना ज्यादा हड़काऊ भाषण यदि दिया जाए तो एक नहीं 10 FIR हो जाते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे वो किसी भी विपक्ष के नेता हो। लेकिन ओवैसी पे कोई भी FIR नहीं दर्ज होता है, ना उनके जो छोटे भाई है उन पे होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको भड़काने का ये कहेंगे ना, ये भड़काते हैं, फिर ये जवाब देते हैं, फिर जो है हिंदू मुस्लिम की जो कार्ड है वो खेलना चालू कर देते हैं। ये दोनों चोर मौसेरे भाई है। भली AIMIM का ऐसा लगता है कि वो हमारे विचारों से मिला जुला उनका विचार है, लेकिन उनका जो मेन मकसद है हमारी वोटों में कैसे सेंध लगाया जाए और इसका फायदा भाजपा को कैसे पहुंचाया जाए। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? अरे जब आप सब कुछ समझ रहे हैं, राजनीति में आप एक लंबे समय से है, एक नेता मंच से चिल्ला करके ये कह रहे हैं कि भाजपा ना जीते, हम ये चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से वो बातचीत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको इतनी कम राजनीति समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपको तो फिर और ज्यादा मुझे लगता है कि एनालिसिस करने की आवश्यकता है। अगर आप AIMIM के साथ मिल जाएंगे तो 94 सीटों पर जो उनकी जमानत जब्त हुई थी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, वो इन चुनावों में नहीं होगा। अमित तिवारी जी बार बार AIMIM बीजेपी की बी टीम है, ठीक है, लेकिन बी टीम तो आगे से कह रही है कि भाई साहब हमें ले लीजिए इस गठबंधन में, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपना हित नहीं समझ पा रही तो और कैसे समझाया जाएगा? मीनाक्षी जी, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? आती हूँ इसके बाद मीनाक्षी देखिए, चाहे वो AIMIM ये कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन सभी में होड़ केवल एक ही चीज की लगी हुई है कि कौन मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींच सकता है। अगर आप चुनाव का पैटर्न देखें तो 2014 के बाद चाहे जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हों या जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हों, हमें सभी धर्म, पंथ और जातियों का सहयोग मिला है, क्योंकि बिना उसके सहयोग के आपका ये जो आंकड़ा होता है, जैसे हमने 2017 में 312 पाया, 2022 में 255 पाया, तो बिना सभी के सहयोग के वो आंकड़ा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, पहली बात। तो हमारे पास सभी धर्म, पंथ, जातियों के लोग हमें वोट देते हैं और हम सबके लिए काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए, चाहे विकास के कार्यक्रम हो, चाहे आवास के जो दिया गया हो, किसी में भी ना हम जाति देखते हैं, ना पंथ देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, और सभी को समान रूप से करते हैं। यहाँ पर जब होड़ लगती है मुसलमान वोट की, तो आप इनको एक एक को देखिए ना, प्रलोभन करने की बात होती है। आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, वहां पे ओवैसी जाते हैं, बोलते हैं कि हमें साथ में ले लो, गठबंधन साथ में करते हैं, साथ में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो बिदक जाते हैं। अभी अखिलेश यादव देखिए, वो पीडीए का फॉर्मूला ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि पीडीए है क्या। कभी पीडीए में पीडी फॉर पंडित कह देते हैं। हम लोग तो अब तक जानते थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा करते थे, तो पंडित का शॉर्ट फॉर्म जो होता था वो पीटी होता था, लेकिन कल के बाद से वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने पीडी कर दिया है। तो अभी तक अखिलेश यादव यही तय नहीं कर पाए हैं कि पीडीए का फुल फॉर्म आखिर है क्या, क्योंकि जो अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अखिलेश परिवार। ये है पीडीए का मतलब। इसीलिए वो अलग अलग मंचों से अलग अलग इसका फुल फॉर्म देते रहते हैं। सारी पार्टियों को ये समझना होगा कि AIMIM एक मजबूत फैक्टर है। बिहार इलेक्शन में हर कोई ये देख चुका है, सैयद जवाद। उसके बाद भी अगर ये पार्टियां नहीं समझ रही हैं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में उतरने को तैयार नहीं है, तो आप एकला चलो वाले अभियान पर तो उतर गए हैं, लेकिन स्थिति पुरानी वाली 2022 वाली तो नहीं हो पाएगी। इस बार मजबूत रहेंगे। जी मीनाक्षी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सैयद जी, सभी को मेरा इनकलाब जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। देखिए क्या है प्रॉब्लम कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में और उनके साथ जो गठबंधन में लोग रहे, उन्हीं के साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। आपको याद होगा कि जब 2022 का इलेक्शन हो रहा था तो इन्हीं के साथ गठबंधन में लोग जो थे वो नहीं रहे। ओपी राजभर जो थे उनको वोट चाहिए था, इन्होंने गठबंधन करा और गठबंधन करने के बाद वो चलते बने अपने भाजपा के साथ हो गए। तो वो कौन थे? वो के टीम थे, सी टीम थे, बी टीम थे, क्या थे? और फिर अगर ऐसा था तो अखिलेश यादव ने क्यों गठबंधन करा? आरएलडी के साथ
आपने गठबंधन करा, उन्होंने सीटें दी, आपने राज्यसभा उनको पहुंचाया और फिर उसके बाद वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। संजय निषाद जो है वो आपको छोड़ करके चले गए। अरे आपकी सियासत नाकामयाब है। आप बताइए, लगातार भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा रहे, हम बहुत सी जगह चुनाव नहीं लड़े, उसके बावजूद भी आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। और देखिए अभी चश्मा लगा करके के शर्मा बैठे हुए हैं और हो सकता है ये खुद आरएसएस के एक एजेंट हो। आधे से ज्यादा कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों के एजेंट भरे पड़े हुए हैं। वही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं राहुल जी को, वही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे आप नाकामयाब इसलिए हो रहे हैं, आप देखिए आपके कितने नेता छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, आपके कितने लोग नेता छोड़कर गए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और अब हमसे कह रहे हैं बी टीम। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? हम चाहते हैं कम्युनल फोर्सेस को रोका जाए, हम चाहते हैं नहीं बीच में नहीं, बीच में नहीं। अच्छा, इसके बाद के शर्मा जी आप बता दीजिएगा। बीच में के शर्मा बीच में नहीं, मैं बोलूंगा फिर बहुत तकलीफ होगी, तो खामोशी सुन लीजिए आप, ठीक है? आपकी तकलीफ तो इतना ज्यादा अच्छा, शर्मा जी इसके बाद में आपका जवाब ले लूंगी अगर वो 1 to 1 नहीं करना चाहते। दूसरी सबसे बड़ी बात, मीनाक्षी इनको रोकेंगे नहीं रोकेंगे? नहीं, वो नहीं रुकते हैं। मैं बोलूं, आपके कहने हमारे कहने से नहीं रुकेंगे। के शर्मा बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा जो सियासत है, आप देखिए जाकर के कांग्रेस जो है अलायंस कर सकती है शिवसेना से जाकर के, जो कठोर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। एक तरफ आदरणीय राहुल जी सावरकर को क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरी तरफ शिवसेना जो है वो सावरकर को अपना हीरो मानती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने बनाया, गठबंधन करा, उसके बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर नहीं रोक पाए। उसके बाद सेम भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करा और गठबंधन करने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। कोई आपत्ति नहीं है। आप दोनों अगर आपस में इस तरीके से भिड़ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में आखिरकार उतरेंगे कैसे? के शर्मा जी एक छोटा सा रिएक्शन बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? पार्टी पे क्यों, उसी सीट पे क्यों लड़ते हैं? हाँ। मुझे मीनाक्षी जी से ये बात बोलना है। आपने एक सवाल पूछा था। हाँ। आपने पूछा था कि आप क्यों नहीं आप एआईएम को अपने साथ रखते हैं। सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को गोद में बैठाया था और जो गोद में बैठाने के बाद जो किरकिरी हुई थी, आज भी उस किरकिरी की जो है ना उसको साफ नहीं कर पा रहा है भाजपा, और एक दाग लग गया। ये हम दाग नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, वो दागदार हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत क्लियर है। जो इनके प्रवक्ता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं महबूबा मुफ्ती के लिए, जो कि पूर्व सीएम रह चुकी हैं, कि गोद में बैठाया हुआ था, और ये आप बहुत बहुत छवि एकदम साफ लेकर के चल रहे हैं। जी बोलिए अमित जी। मीनाक्षी देखिए, जहां तक इल्जाम कि कौन बीजेपी का बी टीम है, तो ये तो कहा जाता है कि राहुल गांधी भी बीजेपी के बी टीम है और एआई को दूरी बनाए हुए। राहुल गांधी सबसे बड़े प्रचारक हैं बीजेपी के, स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। तो इस तरीके की बातें लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। सबको अधिकार है, जहां पे जो इलेक्शन लड़ना चाहे, और आपको अधिकार है, आप जिसके साथ चाहे गठबंधन कर सकते हैं, आप गठबंधन कर लीजिए। आपको चाहिए मुसलमानों के वोट, आप AIM के साथ जाके गठबंधन कर लीजिए और वहां पर जाके आप चुनाव लड़िए। लेकिन ये कहना कि कोई आपके साथ है तो वो ए टीम है, इसे राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी बीजेपी के बी टीम है। आप भी बांटने का काम करते हैं, आप हिंदू वोट बांटते हैं, वो मुस्लिम वोट बांटते हैं, तो दोनों हमें सभी लोग वोट देते हैं। शर्मा जी, हमें सभी लोग वोट देते हैं। नहीं, आपकी ये गलतफहमी है, आपकी ये गलतफहमी है, आपकी ये गलतफहमी है। हमें सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी पंथ के लोग वोट देते हैं। अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे ठीक से, लेकिन अगर आप बीच में बकबक करते रहेंगे तो नहीं समझ में पाएंगे। हमें सभी वर्गों का पिता है। महबूबा मुफ्ती से आपने दोस्ती किया था, क्या परिणाम मिला आपको? जब आज भी महबूबा मुफ्ती के साथ हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन हुआ था। के शर्मा जी सुन लीजिए, महबूबा मुफ्ती जी के साथ हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ गठबंधन हुआ था, और हमने अपनी नीतियों के साथ, अपनी पॉलिसीज के साथ, अपनी विचारधारा के साथ वहां समझौता नहीं किया था। और जहां दिख रहा था कि अगर ये चीज हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहा है, हमने गठबंधन तुरंत तोड़ दिया और फिर उसके बाद वहां पर इस तरीके से
वही तो अरे कह रहा हूं, क्योंकि हम आप अपनी वही पॉलिसी के हम साथ नहीं समझौता चाहते। नहीं कर अरे सकते, हम इंडिया अपनी गठबंधन के तले आप कौन कौन सी पार्टी ले आए? ऐसी पार्टी ले आए जिसके साथ आप इलेक्शन एक जगह लड़ रहे थे और दूसरी जगह उसी के खिलाफ खड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी का नाम तो आपको याद होगा। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में आप आमने सामने, पंजाब में आप आमने सामने उतरने के लिए तैयार, चलिए फिर गठबंधन भी तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन सर्वेश पाठक जी, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं लांछन लगते रहे हैं तो फिर AIMIM से मुकाबला करिए। फिर ये मत कहिए कि वो वहां पर अपने प्रत्याशी क्यों खड़े करते हैं जहां पर हम अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। भाई ये तो संवैधानिक अधिकार है, मेरा मन जहां मैं वहां अपने प्रत्याशी उतारूं। देखिए AIMIM का क्या जनाधार है, आप पता नहीं वहां पे जहां पे मुस्लिम बहुलता है, बिहार के किशनगंज वो जो बेल्ट है उसमें वो जीत गया, लेकिन ओवैसी जहां से आते हैं वहां पे उनकी पार्टी कितने सीट निकालती है ये आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने AIMIM को नकार रखा है। हाँ। और मैं बार बार यही कहता हूं कि चाहे अगर ये गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन करेंगे तो जितनी इनको कितनी सीटें देगी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है उसको तो कितनी सीटें देती है समाजवादी पार्टी, आप हम सभी देख रखे हैं। AIMIM को बहुत तो मुश्किल से 10 या 5 सीटें देगी समाजवादी पार्टी, तो उसमें से हाँ 2-4 सीटें वो निकाल सकते हैं। और उसी सीट क्योंकि तब क्या होगा, मुस्लिमों में संदेश जाएगा कि ये पार्टी एक साथ एकजुट होकर हरा रही है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे थे। अरे भाई आपने क्या कर दिया, DMK के जिसके साथ चल रहे थे बड़ा भाई छोटा भाई स्टालिन माय ब्रदर, और चुनाव हारते ही इधर से उधर हो गए। तो अपने गिरेबान में भी झांक के देख लीजिए, दोयम दर्जे की पार्टी बन के रह गए हो। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस का वर्चस्व होता था, आज समाजवादी पार्टी के रमो करम पे है कि अखिलेश यादव कितना सीट देगा 2027 में लड़ने के लिए। रही बात ओवैसी की पार्टी का, तो उसका ना तो कोई जनाधार है, वो केवल और केवल मुस्लिम वोट पोलराइज करने की कोशिश करता है, जिसमें विफलता ही विफलता मिलती है। सच ये है कि कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इस सच को आपको स्वीकार करना होगा। उसी स्ट्रेटजी के तहत आपको चुनाव में भी उतरना होगा। सैयद जवाद, आप क्या कह रहे हैं? सैयद, देखिए मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मौजूदा देखिए आज की जो राजनीति है, ये देखिए इसको रोकिए भाई, ये जो है नहीं आपकी आवाज आ रही है वाले इनको रोकिए प्लीज। मीनाक्षी बीच में बोलता रहेगा, शक मैं जानता हूँ इसको। अरे वो नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ मौजूदा स्थिति नहीं, देखिए क्या है आज की मौजूदा स्थिति। मुझे लग रहा है सैयद आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, माफ करिए। आपसे प्रतिक्रिया लेनी बहुत आवश्यक थी लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट बार बार आपका प्रॉब्लम कर रहा है। अब के शर्मा जी, जनाधार बढ़ाना है या घटाना है पार्टी के हाथ में है। समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, दोनों जगह आप गठबंधन करके उनकी सीटें और कम कर देते हैं, फिर आरोप आप पर लगते हैं। दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए मीनाक्षी जी। बोलिए क्योंकि मुझे जवाब देना है, दो लोग का, सर्वेश पाठक जी का भी जवाब देना। सर्वेश पाठक जो कंपेयर कर रहा है वो गलत ढंग से कंपेयर कर रहा है। देखो महबूबा मुफ्ती और एमन जो है वो मुस्लिम बहुल इलाकों की पार्टी है, जो मुस्लिम पे ही सिर्फ वो मुस्लिम के अलावा और कहीं उनका जनाधार नहीं है। और हम ये जो कर रहे हैं, जो DMK, स्टालिन और वो तिरुपति, वो दूसरा चीज है। वो क्या है, सत्ता हमारी सोच स्टालिन से भी मिलती है और हमारी सोच तिरुपति विजय से भी मिलती है। तो उसमें क्या है, विरोधी जो भाजपा जैसे ताकतों को, जो गंदी नियत रखने वाले को सत्ता से दूर करने के लिए यदि हम गठबंधन करते हैं तो वो धर्म जो है पाठक जी, वो देश के लिए है। आप नहीं समझेंगे इस बात को। अरे के भाई, ये नेता कांग्रेस कब से बन गए? पहले तो सपोर्ट कर रहे थे धर्म के लिए, धर्म के लिए तो उसने धर्म सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े की संज्ञा दी थी स्टालिन का बेटा। दूरदर्शन पकड़ रहा है, आपका जो एंटीना है लगता है नेपाल पकड़ने लगा है, दिल्ली भाई दूरदर्शन नहीं पकड़ रहा है। पहले तो तुम ठीक ठाक थे, अब तो कांग्रेस का पूरा टैग लगा के बैठे हो, तो सही चीजें तो बोल लो। कांग्रेस का टैग लगा के बैठे हो तो सही चीजें मेरे भाई बोल लो। प्रवक्ता की तरह बोल रहा है, आप तो इतना तुम ताम पे आ गए।
मेरे भाई पाठक जी बोल रहा हूँ। आप मेरे दोस्त हो, ये हो, मैं आपको आज से नहीं जानता हूँ के भाई। मैं यही बात है कि आपको आज से तो नहीं जानता अच्छा, आप हूँ। डीएमके के उदयनिधि स्टेलिन ने जो बयान दिया था, खैर प्रियांक खड़गे भी तो वही आकर के रुक गए थे। उदयनिधि स्टेलिन ने बयान दिया था, डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना की थी, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में वो जाते हैं। कांग्रेस की यही सोच है? मीनाक्षी जी, हमारी सोच ये नहीं है। हाँ, देखिए, हम आप तो आपके खुल के दोस्त कह रहे हैं, हैं कि इसका हमारी मतलब और नहीं उनकी सोच कि मिलती है। आपकी सारी बातों से हम सहमत हैं। हाँ, कुछ चीजें जो है वो देखिए, 100% जो लड़का लड़की की शादी करता है 36 गुण होता है, लेकिन 36 गुण नहीं मिलता है तब भी शादी होता है ना। मतलब मैक्सिमम 15 गुण से 18 गुण से यदि ऊपर चला जा रहा है, 25 गुण भी जा रहा है, तो समझिए शादी हो सकती है। तो यही आपको समझना है मीनाक्षी जी, 36 गुण तो किसी भगवान का भी नहीं मिला, ना पार्वती माँ का मिला और ना तो शंकर भगवान का मिला। तो ये पाठक ये कहां से मिलेगा? तो ये बात को समझना होगा। के भाई मुझे एक बात बताइए, आप बड़ी पार्टी थे, हर गांव हर नुक्कड़ हर चौराहे की पार्टी थे, कांग्रेस पार्टी। मैं कह रहा हूं, दोबारा से बोले, आपकी आवाज चली गई। यूपी के आपको नहीं आ रही होगी, मीनाक्षी को आ रही है शायद। मीनाक्षी जी आ रही है ना आपको? मैं पूछ रहा हूँ 2027 के यूपी के चुनाव में आप कितने सीट पा रहे हैं अखिलेश यादव के रहमो करम पे, ये बताइए। क्योंकि 403 सीटें हैं यूपी विधानसभा में, 403 सीटें हैं। पार्टी एक बड़ी पार्टी है वहां पे, और देश में हम बड़ी पार्टी है, हम है, और वो क्षेत्र में यूपी में जो बड़ी पार्टी है, इसमें आप जो शब्द का यूज कर रहा है, बेसिकली भाई भाई को आग में घी डाल के दोनों भाइयों को बांटने का काम कर रहा है, जो शुरू से आपकी आदत है। हिंदू मुस्लिम वोट बांटते हैं और अभी ये वोट बांट रहा है। भाई आप भी तो वही करते हो, आप नहीं करते हो? आप भी तो वही करते हो। आप क्या करते हो? जो फैसला होगा वो हिंदुओं को डिवाइड करते हो। हमारे आला कमान का जो निर्णय होगा, हम उतनी सीट पर लड़ेंगे। आप अभी यही पे है, ज्यादा दिन है अभी, 8 महीने बचे हैं, 7 से 8 महीने बचे हैं। आप लोग आपस में यूं ही लड़ते जाइएगा और उसके बाद बीजेपी दोबारा से नहीं, तिबारा से भी वहां पर सरकार बना करके खड़ी हो जाएगी। एक मजबूत विपक्ष हर कोई चाहता है, लेकिन यहाँ तो आप लोग ही आपस में इतना ज्यादा खींचतान में लगे हुए हैं कि बीजेपी को बैठे बैठाए जीतने के लिए खुद ही कुर्सियां सजा करके दे देते हैं कि जाइए और लड़ लीजिए। बोलिए अमित तिवारी जी। मीनाक्षी देखिए, हमें जीतने के लिए किसी का लड़ने या लड़ाने की जरूरत नहीं है। हमें जनता सहयोग देती है और तब हम जीत कर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी के शर्मा जी बोल रहे थे कि किसी के 36 गुण नहीं मिलते, 18 गुण मिलते हैं, उससे ऊपर का वो पूरा गणित वो समझा देते हैं। तो आपके गुण नहीं मिल रहे हैं तो आप निकाह कर लीजिए। वही तो वो MIM बोल रही है कि आप हमसे निकाह कीजिए, पर आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम निकाह नहीं करेंगे। आपने TVK के साथ आपने निकाह कर लिया, DMK को तलाक देके। अरे भाई तो साहब, निकाह किया, तलाक तुरंत ट्रिपल तलाक देके आपने TVK के साथ निकाह कर लिया। आप कहना आप देश को बांटने कर रहा है, क्योंकि वो भी भारतीय है और हम भी भारतीय हैं। आपके दिमाग में ही निकाह और विवाह पर्यायवाची शब्द है। निकाह और विवाह और जो है पर्यायवाची शब्द है। हम आपको ऑल्टरनेट दे रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी ग्रामर ठीक कीजिए आप अपना। आपको हम ऑल्टरनेट दे रहे हैं, आपको क्या बातचीत नहीं होता है। देखिए मीनाक्षी जी, इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखिए, ये आपने तो, चाहे हम के शर्मा जी सुन तो लीजिए। सिर्फ हमारे, अरे के शर्मा जी सुनेंगे नहीं, रुकिए। तो मीनाक्षी देखिए, आपने कांग्रेस को इतना समय दे दिया जितना कि उनकी सीटें भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें लेकर आए हैं? 2 सीटें पिछली बार लेकर आए हैं। कायदे से तो देखा जाए 2 मिनट से ज्यादा इनको दिया नहीं जाना चाहिए समय। बहरहाल फिर भी आपने ज्यादा समय दिया है, वो उपकार किया है। जनता देखेगी अब ये जो बोल रहे हैं उस पर कितना समझा पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, AIM-IM करती है, समाजवादी पार्टी करती है, ये घोर कट्टरपंथ को समर्थन करने वाली पार्टियां हैं। अब घोर कट्टरपंथ को समर्थन करने वाली पार्टियां आज यहां पर बात कर रही है किसके साथ किसका गठबंधन करना है। आप देखिए, किसी के पास भी विकास का मुद्दा नहीं है। सब सिर्फ ये चाहते हैं कि मोदी को कैसे हटाया जाए, योगी को कैसे हटाया जाए, बीजेपी को कैसे सत्ता में ना आने जाए। किसी के पास भी विकास का ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं है। महाराज जी ने जो विकास करके दिखाया है पिछले 10 सालों में, उसका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं किसी के पास। अरे कैंसर है, गैंगस्टर तो आप पालते आए हैं, के शर्मा।
इसको के बाहर शर्मा करना जी, बहुत जरूरी है। मोबाइल में फोन मुंह में मोबाइल लगाकर बोलते रहने से समझ में नहीं आता। थोड़ा DMK सुन की लिया भाषा भाई भी कीजिए। सीख साहब, गए हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बारिश हो थोड़ा सा रही सुन लिया है। कीजिए। के शर्मा जी, डीएमके की भाषा भी सीख गए हैं। एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है। अभी तक वो सनातन था, वो बीजेपी भी हो गई है। अरे स्पष्ट रहिए ना भाई साहब, स्पष्ट नहीं रहेंगे तो फिर चुनावों में ऐसे नहीं जीता जाता है। सर्वेश पाठक जी, सर्वेश पाठक जी, क्या है ग्राउंड रियलिटी? वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, समीकरण भी देख ही रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? बहुत लंबा वक्त नहीं रह गया है। फरवरी 2022 में सरकार कौन बना रहा है स्पष्ट हो गया था। अब फरवरी 2027 में मुझे लगता है फिर वही स्थिति बन जाएगी, यानी अगस्त से लेकर के फरवरी तक का वक्त बचा हुआ है सभी पार्टियों के पास। देखिए मीनाक्षी जी, आपने सही कहा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। बीजेपी ने अपने सारे एमएलए का सर्वे भी करवा लिया है कि कौन सा एमएलए परफॉर्म कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कौन सा नहीं किया है। उसी के अकॉर्डिंग ये टिकट बांटेंगे, टिकट काटेंगे, छटनी करेंगे। रही बात दूसरे पार्टी का, तो मुझे कहीं कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी का आज से 4 महीने पहले एक बहुत बड़ी रैली दादरी में हुआ था। उसके बाद आप देख लीजिए क्या रैली हुई है। कांग्रेस पार्टी तो गायब ही है। यूपी में कहाँ है? बिल्कुल, यूपी में जगह जगह तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कितने ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो तमाम विपक्षी पार्टियों को देखना भी चाहिए, हर जगह जाकर के लोगों से बातचीत करना, वहां पर जाकर के वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और आप लोग अभी इसी सियासत में उलझे हुए हैं कि AIM, सपा, कांग्रेस कौन गठबंधन में आएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।